Staff from HPSCB and HPPWD, yani PWD deputed in Shimla Jal Prabandhan Nigam have no experience. Sunni and intermediate habitations are not provided. तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि हाउस रेंट्स के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी जिक्र जो है वो इस बजट में नहीं किया गया है। अगर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए था उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है, कार्यालयों को छोड़ दिया गया है। यह नोटिफिकेशन 2012 की नोटिफिकेशन की कंटिन्यूशन में की गई है, तो उसके अनुसार सचिवालय पे हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय को जो समक्ष कार्यालय है उसमें कार्यरत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को सचिवालय पे स्केल मिलना चाहिए। तो ये मेरा विनम्र निवेदन हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम, ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से है कि कृपया इसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। और ये यशस्वी आपने पॉजिटिव सेंस में लेना है, जैसा नेगी जी ने कहा वैसा इस पे कई, हाँ सॉरी, यशस्वी नहीं, सॉरी, यशस्वी इज ओनली रिजर्व फॉर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। आप ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं, तो आपसे ये मेरा निवेदन है। और जो रिवाइज्ड मैं मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करता हूं कि वर्तमान की नोटिफिकेशन को मैं एंड इट्स इक्विवेलेंट ऑफिसेज को भी सम्मिलित किया जाए, ताकि उन कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को रिवाइज सचिवालयों पे का लाभ मिल सके। और अंत में सरकार ने इस बजट में कर्मचारियों के वेतन के एरियर के बारे में किसी जिक्र का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं कि कर्मचारियों की एरियर को कब तक जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूं, और जो कार्य इसमें अच्छा किया गया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। मगर जैसा मैंने कहा कि अगर इनको लग रहा है कि इसका राजनीतिक लाभ इनको मिलने वाला है, तो वो 2022 के चुनावों में यह पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी कैसे किया जाता है। आपने बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय हिमाचल। अब इस चर्चा में जो अंतिम सदस्य हैं वो भी समय का ध्यान रखेंगे। वो हैं श्री सुखविंदर सिंह जी। अब सुखविंदर सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें थोड़ा सा समय जो और विधायकों को दिया वो देना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2022-23 में, कोई बात नहीं, आप सुनते रहिए, कहीं भी बैठिए। 2022-23 में जो आपने बजट प्रस्तुत किया है, 52,000 करोड़ का जो बजट प्रस्तुत किया, 5वां बजट था। अपनी रस्म अदायगी पूरी की, क्योंकि जाने वाला साल है। और 5 बजट में कहीं ना कहीं नीतिगत सोच का अभाव है। सोचा हमने था कि डबल इंजन की सरकार है। सभागार में सत्ता पक्ष के विधायक कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार आई है। 52,000 का बजट को जब हमने खंगाला कि कहीं ना कहीं डबल इंजन की जो केंद्र की सरकार 8 वर्ष से बैठी हुई है, वो कुछ ग्रांट इन एड के रूप में 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़ रुपए देगी, लेकिन कहीं उसका उल्लेख नहीं है। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट के आंकड़े हैं, आंकड़ों पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक नीतिगत सोच इस बजट में जरूर दिखाई जानी चाहिए थी कि आने वाले समय में हम किस प्रकार अपना रेवेन्यू को बढ़ाएंगे। आज हमारी रेवेन्यू रिसीव 15,000 करोड़ है, सब टैक्सेस और नॉन टैक्सेस को मिलाकर। और फाइनेंस कमीशन जो है, 15 फाइनेंस कमीशन, वो हमें 10,000 करोड़ रुपया हर साल देता है। इस साल 9,000 करोड़ रुपया दे रहा है और अगले साल 10,500 करोड़ दे रहा है। आने वाले समय में फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है, ये जो पैसा हमें मिलना है ये कम होता जाएगा, और 2025-26 में सिर्फ रहकर 3,500 करोड़ रह जाएगा। जहां विकास की आप लोग बात करते हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो सही मायने में कैपिटल एक्सपेंडिचर है इस बजट का, वो सिर्फ 12% के करीब है। दिखाया 29% है,
17% तो लोन लेकर विकास की स्कीमों में लगना है। तो जो नीतिगत सोच की कमी इस सरकार में पिछले 5 साल में थी, आने वाले 5 साल में भी है। और इसी महीने यह सरकार 3000 करोड़ कर्जा लेगी और आने वाले समय में इसी साल के अंत में हिमाचल प्रदेश पर 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा होगा। को मद्देनजर रखते हुए किया। अभी अगले कल चुनावों के परिणाम आएंगे और उसके बाद जिस तरीके से दाम बढ़ेंगे, चाहे उसमें यूक्रेन का हवाला दिया जाएगा, चाहे रशियन इन्वेजन का हवाला दिया जाएगा, इंटरनेशनल क्राइसिस का हवाला दिया जाएगा। हमारी वरिष्ठ नेत्री आशा कुमारी जी ने बड़े विस्तार पूर्वक अभी जो रुपीस का जो रेट जो डॉलर के हिसाब से उसके बारे में कहा। जो हमारी अर्थव्यवस्था केवल प्रदेश की नहीं मगर देश की आज बिगड़ रही है। फिर कह रहे हैं कि हमारी 8.2% की जो है वो ग्रोथ इस बारी दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। हर्षवर्धन जी ने बिल्कुल सही कहा कि 2018 और 19 में जब हमारे इंडस्ट्री, टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर ऑल टाइम हाई पे था, उस समय हमारी ग्रोथ जो है वो 4.2% थी। आज तो आपकी बैंड बजी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जीरो है, आपका टूरिज्म जिस अभी 2 साल से हम रिकवर कर रहे हैं, आपका हॉर्टिकल्चर के बारे में क्या हाल है अभी हमने डिमांड्स के माध्यम से देख लिया, आपका एग्रीकल्चर का क्या हाल है। और फिर कह रहे हैं कि हम 8.2% की ग्रोथ प्रदेश के अंदर करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि जितना हम जानते हैं कि आप उस विचारधारा से हैं जहां पे फेंकने में आप विश्वास रखते हैं, मगर उतना फेंके जितना प्रदेश के लोग जिस चीज को डाइजेस्ट कर सके। हवाओं में बातें करना और कैसल्स बनाना, मैंने पीछे भी कहा, एनजीटी के मसले में भी हाई कोर्ट ने कहा कि हम जो है एनजीटी में भी कहा कि कैसल्स इन दी एयर बनाए जा रहे हैं, वो तो एक लिमिटेड कॉज के लिए था, बट इसमें भी वही चीज जो है हमको देखने को मिली है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। एक मैं खास रूप से जो शिमला का आपका प्रोजेक्ट है, आपका वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, उसके बारे में कहना चाहता हूं। जो पेयजल आपका ड्रिंकिंग स्कीम है, बाइंड अप कर दें आप। ठीक है सर, 1 मिनट। ड्रिंकिंग स्कीम है। अब शिमला तो राजधानी है, आपने भी पानी पीना है, हमने भी पानी पीना है अध्यक्ष महोदय, है ना। और ये पानी पिलाई जा रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल राजनीतिक पानी पिला रहे हैं सबको। ये जो आपका शिमला बल्क वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो 1/1/2020 को ले किया गया। आफ्टर पैसेज ऑफ 2 years 3 months वर्क हैज नॉट बीन स्टार्टेड। और आपका सिस्टम इंप्रूवमेंट प्लान जो है 3 बारी देने के बावजूद भी अभी तक वो जो है अप्रूव नहीं हुआ है। Staff from HPSEB and HPPWD यानी PWD deputed in Shimla Jal Prabandhan Nigam have no experience in water supplies. All our RNP rules are flouted to appoint engineers who cannot decipher type of pipes and motor pumps that have to be implemented. Work was awarded for 331 crore. Deviation proposed in 236 crore without starting the work. सुन्नी एंड इंटरमीडिएट हैबिटेशंस आर नॉट प्रोवाइडेड। ये कितनी बारी मैं बोल चुका हूं कि भैया जहां से पानी उठा रहे हो कम से कम 2 बूंद पानी तो उन लोगों को भी दे दो। कितनी बारी मैंने ये बोला कि सुन्नी और साथ लगती पंचायतें जहां से ये पानी उठाया जा रहा है, एटलीस्ट सम प्रोविजन शुड बी मेड, वो उस पर नहीं हुआ। फिर सीपीडी प्रपोज्ड विल नॉट बी विदाउट वाटर इफ बल्क वाटर प्रोजेक्ट इज नॉट एग्जीक्यूटेड, वर्ल्ड बैंक विल नॉट रिलीज सिंगल रुपी फ्रॉम 12,000 crore प्रोजेक्ट्स एज डिस्पर्समेंट लिंक इंडिकेटर्स विल नॉट बी अचीव्ड। तो अगर ये आपका लैप्स हो जाएगा पैसा, तो कुछ ना कुछ इस पे कार्य, माननीय मेरा बहुत वरिष्ठ माननीय मंत्री जी है, इनसे निवेदन है कि इस पे कार्य करे, क्योंकि जिस तरीके से पीछे पानी की प्रॉब्लम शिमला को फेस हुई थी, आगे इस बारी भी गर्मी बहुत पड़ने वाली है। ऐसा ना हो कि ये प्रॉब्लम फिर से हो जाए। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस पे कार्य किया जाए और नो पेनल्टीज बीइंग इम्पोज्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्टर फॉर डिले ऑफ प्रोजेक्ट। अब क्या दोस्ती है क्या नहीं है वो तो मैं जानता नहीं हूं, मगर क्यों उस पे ये उन पे जो है सख्त उन पे कार्रवाई नहीं की जा रही, ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। अंत में विक्रमादित्य जी, अंत का मतलब आप अध्यक्ष महोदय बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। मैं ये आपसे कहूंगा कि
कुछ कर्मचारियों की मांग है। आपने कर्मचारियों के दिए भत्ते, जो हाउस रेंट अलाउंस की कर्मचारियों ने मांग करी है, तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि हाउस रेंट्स के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी जिक्र जो है वो इस बजट में नहीं किया गया है। दूसरा, जो सचिवालय पे स्केल में कर्मचारियों को, सचिवालय के कर्मचारियों को जो दिया जा रहा है, देने का जो जिक्र किया है, जबकि उसके समक्ष कार्यालय जो जनता के बीच प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रखी, और उसमें बहुत से घोषणाएं करी गई। आपने आंगनवाड़ी को, आंगनवाड़ी सहायक का, आशा वर्कर्स का, सिलाई टीचर्स का, मिड डे मील वर्कर्स का, वाटर गार्ड का मानदेय बढ़ाया, डेली वेज को बढ़ाया, पंचायत चौकीदार के लिए आपके जो है आपने पॉलिसी बनाने की बात कही, और रेवेन्यू चौकीदार को जो है उनका भी मानदेय बढ़ाया। ये सब चीज़ें करी गई है। बट वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट all these employees and everybody in the state, we are not living in isolation. हमको उसको आज के जो हमारा वित्तीय परिस्थितियां हैं, जो हमारा इन्फ्लेशन आज आसमान छू रहा है, महंगाई जो आज आसमान छू रही है, particularly in the context of the COVID period that was there for the last 2 years, उसमें जिस तरीके से जो महंगाई आज चरम सीमा पे है, अगर उस परिप्रेक्ष्य से हम इस इंक्रीज को देखें, इन इमोलमेंट्स को देखें, तो वो कुछ ज़्यादा रिलीफ हमारे अलग अलग जो कर्मचारी वर्ग है उनको जो देने का एक प्रयास किया गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा नहीं है, इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव, और ये ऐसा भी नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को करते हुए इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, आप सारे पुराने बजट्स उठा के देखेंगे, सब में मानदेय थोड़ा थोड़ा जो है वो बढ़ाया गया है। तो ठीक है, अच्छी बात है कि वो किया गया है, उसके लिए मैं जो है वो बधाई देना चाहूँगा। मगर आपकी जो वित्तीय परिस्थिति है उसके बारे में नेता प्रतिपक्ष ने भी, आशा जी ने भी, और हमारे बड़े भाई भवानी पठानिया जी ने कल बड़े विस्तार पूर्वक जो है उसके बारे में जिक्र करा है। अब मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, मगर ये एक हकीकत है कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट आज प्रदेश का है, फिस्कल डेफिसिट फॉर 22-23 इज टारगेटेड एट 9,602 करोड़, which is 4.98% of the GSDP. In 2021-22, as the revised estimates, fiscal deficit is expected to be 4.05% of GSDP, which is lower than the budgeted estimate of 4.52% of GSDP. और आपका जो कैपिटल आउटले है, जो एक्सपेंडिचर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे प्रदेश के अंदर करना है, अब आपको जो याद रखा जाएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन द टाइम्स टू कम, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू हैव अ प्लेस इन हिस्ट्री। जब आप चले जाएंगे, आपकी सरकार चले जाएगी, तो आप चाहेंगे, हर व्यक्ति चाहता है कि हमको किसी ना किसी चीज़ के लिए याद रखा जाए। हमने क्या बनाया, कौन से हॉस्पिटल्स बनाए, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, कौन सा तथाकथित एयरपोर्ट प्रदेश के अंदर बना, या कौन सा हाईवेज तथाकथित 69 नेशनल हाईवेज प्रदेश के अंदर है। एवरीबडी वांट्स टू बी रिमेंबर्ड फॉर द गुड वर्क्स अ पर्सन हैज डन। बट आपका जब भैया कैपिटल आउटले ही आप कम कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं? Capital outlay in 22-23 is estimated to be rupees 5,647 crore, which is a decrease of a whopping 20% over the revised estimate of 2021-22. आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब निश्चित तौर से कर्मचारियों को खुश करना है, जोर का झटका धीरे से लगा है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो बढ़ा रहे हैं, मगर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए था उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। जैसा मैंने कहा, 2022-23 में जो है 40,280 करोड़ रुपए आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, विच इज एन इंक्रीज ऑफ
9% over the revised estimate of 21-22, that is 37,034 crore जो पिछले साल का था, जिसमें आपका सैलरीज आ गई, आपके पेंशन आपके इंटरेस्ट पेमेंट्स आ गई, सब्सिडीज आ गई और लिमका डिमकाना जो भी और चीजें आप कर रहे हैं प्रदेश के अंदर। मगर तब भी इतना कुछ देने के बावजूद जो आप प्रयास कर रहे हैं, ठंडे दिमाग से सोचिए, मन को आत्म गिलानी करते सोचिए कि दावे के साथ आप कौन से वर्ग को आज प्रदेश के अंदर कह सकते हैं कि ये वर्ग मेरे से खुश है। कौन सा वर्ग आज प्रदेश के अंदर नहीं है जो नारे नहीं लगा रहा है। आज किसान जमीन के ऊपर है, आज बागवान जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज आपके कर्मचारी तो आपने देख ही लिया है। और मैं कहूंगा, सरकार के लोगों को कहूंगा कि जो भावनाएं पहाड़ी डायलेक्ट की है उससे आप चिंतित ना हो। पहाड़ की अलग अलग ओल्ड हिमाचल की डायलेक्ट्स हैं, बुशहर रियासत की अलग है, कुल्लू की अलग है, चंबा की अलग है। उसमें अगर कोई शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है तो दैट हैज टू बी टेकन इन गुड ह्यूमर। उससे नाराज हो जाना, उससे हफ एंड पफ में डिसीजंस लेना, उससे नोटिफिकेशंस निकाल देना, उससे कर्मचारियों की आवाज को दबाने का प्रयास करना, ये एक अच्छा प्रेसिडेंट प्रदेश के इतिहास में नहीं है। आप जितना किसी को दबाने की कोशिश करेंगे, जितना आप जो है किसी को ऊपर से प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे, उससे अच्छा है कि प्रेशर कुकर की सीटी को छोड़ दिया जाए, उनकी आवाज को सुना जाए। मगर जो धड़ाधड़ नोटिफिकेशंस निकाली जा रही है, कभी आप ओपीएस के बारे में निकाल रहे हैं, कभी आप जो है दूसरे आपके जो आज जो आपके कर्मचारी आउटसोर्स के हैं उनको दबाने के लिए कर रहे हैं, तो यू लिसन टू देम। आप उनके बारे में सुने। आप सरकार के मुख्य नहीं सुन सकते तो आपके जो अधिकृत माननीय मंत्री है उसके बारे में सुने, मगर ध्यान दें। और जैसा मैंने कहा कि अगर आपके बागवान किसान अगर आप क्लेम करते हैं कि आपसे खुश है, तो ये जो मांगे इन्होंने इतनी बड़ी मांग पत्र रखा है, ये आपके बीच में बजट के अनुमानों के पेश होने के बाद नहीं रखी जाती। सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए कानूनी रूप से लागू होने की मांग, मंडी मध्यस्थता योजना में ABC ग्रेड सेब की 60, 44 और 24 रुपए प्रति किलो खरीदने की मांग, आपके APMC कानून को सख्ती से लागू करने के और पर्दे की बोली को रोकने की मांग, आपके बैरियरों पर जो ली जा रही मार्केट फीस है उसको रिवाइज करने की मांग, आपके आड़ती लदानियों के पास बकाया पैसा जो है तुरंत भिजवाया जाए, उसका भुगतान किया जाए, उसकी मांग, आपके निजी कंपनियों से जो है CA स्टोर में बागवानों का 25% सेब जो है खरीदने की उसको लागू करवाने की मांग, आपके सेब में जो है पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले कार्टन और ट्रे की जो बढ़ती कीमतें हैं, जिसके बारे में पिछले साल कितना हंगामा हुआ, उसके बारे में कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। प्राकृतिक आपदा से जो फसलें जो जिनका नुकसान हुआ है उनके लिए तुरंत मुआवजे की मांग, आपकी बढ़ती महंगाई और माल भाड़े की बड़ी देर को वापस लेने की मांग, खाद, बीज, कीटनाशक और दीशनाशक दवाओं पर जो सब्सिडी बहाल, और जो अभी इसकी सब्सिडी कम हो चुकी है इस बजट में, जो हालांकि हम इसका तर्क दिया गया है कि हम प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं, मगर इसको जो कम किया गया है इसके बारे में भी मांग रखी गई है। इस चीज को ध्यान रखने की आवश्यकता थी। और वैसे ही अब मैंने कहा कि आइसोलेशन की हम बात नहीं कर सकते। महंगाई कहां जा रही है, आशा वर्कर वालों ने भी घर बनाना है, आपके न्यू पेंशन स्कीम की जो मांग कर रहे हैं उन्होंने भी घर बनाना है। दरें कहां जा रही है, महंगाई कहां जा रही है। आपका सीमेंट के दामों में करीब 1 महीने पहले जो बढ़ोतरी हुई है, सीमेंट के दाम 425 रुपए प्रति बैग, 1000 ईंट 10,000 रुपए में मिल रही है, रेत की गाड़ी 18,000 रुपए में और बजड़ी की गाड़ी 17,000 रुपए में।
पिछले सप्ताह सरिया प्रति क्विंटल 6,500 रुपए में बिक रहा था, अब उसकी कीमत जो है बढ़कर 8,400 रुपए हो गई है। तो अगर आपने ये मानदेय जो बढ़ाए हैं या आप जो अलग अलग ग्रांट्स देने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट जो है किसानों को देने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी ओर जो ये महंगाई आज आसमान छू रही है, इसके बारे में सरकार मौन क्यों है? और जो ये पेट्रोल डीजल आपने पीछे कम किया, ये तो चुनावों की वजह से किया, ये तो आपने उन चीजों की मद्देनजर को